नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज 6 बजे मैं आपके सामने रीड की क्लास लेकर आता हूं। आज भी आपके सामने क्लास आ चुकी है, तो सारे बजे जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे और पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लूनी नदी का स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी अजमेर बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? तो अजमेर के पास पड़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर। अगला क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका भी। राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि इनमें से राजस्थान में कितना लिंगानुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 910, ऑप्शन नंबर बी है 930, ऑप्शन नंबर सी है 927, ऑप्शन नंबर डी है 877। जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 927 या 28 बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है तो हो जाएगा 927 या 928। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में स्थित है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि इनमें से अनुसूचित जनजाति का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सवाईमाधोपुर, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। सभी आंसर देंगे बच्चे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा। यानी कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, तराइन के युद्ध का प्रथम युद्ध, जो तराइन का युद्ध हुआ था उसका प्रथम युद्ध कब हुआ था? यानी कि जो प्रथम युद्ध है उसके आपको डेट बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 है 1192 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1211 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1191 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1194 ईस्वी। तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1191 ईस्वी। अगर हमें पूछे कि तराइन के प्रथम युद्ध का वर्ष कौन सा था तो हो जाएगा 1191 ईस्वी। अगर हमें पूछे कि तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्ष कौन सा था तो हो जाएगा 1192 ईस्वी। ध्यान रखना है आपको दोनों की दोनों बातें कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को और बताना आपको कि मेवाती जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है सीकर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो मेवाती बोली का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो हो जाएगा अलवर से। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? तो वो अलवर में बोली जाती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहाँ पर मिला है? क्या बताना आपको कि जो राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार है वो कहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर 1 है माही मेहराव, ऑप्शन नंबर बी है सादेवाला, ऑप्शन नंबर सी है गोठारू, ऑप्शन नंबर डी है कमलीताल। तो राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहाँ पर मिला है? तो मिला है गोठारू में। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहाँ पर मिला है? तो वो गोठारू में मिला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? क्या बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि जो छापी सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी में, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर में। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित हो जाएगी? तो हो जाएगी झालावाड़ में। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए झालावाड़। अगला क्वेश्चन आता है, मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है? यानी कि जो मंडोर एक्सप्रेस चलती है वह किन दो नगरों के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली और जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर और अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर और दिल्ली। तो मंडोर एक्सप्रेस कहाँ चलती है? तो चलती है दिल्ली और जोधपुर के बीच। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जयपुर और जोधपुर रेल है वो किस बेसिस से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है कि जयपुर जोधपुर रेल है वो किस बेसिस से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है नीम का थाना, ऑप्शन नंबर बी है बेराट, ऑप्शन नंबर सी है सांबर लेक, ऑप्शन नंबर डी है मोहनगढ़। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये सांबर लेक से होकर गुजरती है। यानी कि जयपुर और जोधपुर रेल बेसिन है वो सांबर लेक बेसिन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान को दो समवर्षा रेखा में बांटने वाली रेखा कौन सी है? यानी कि इनमें से कौन सी रेखा है जो राजस्थान को दो समवर्षा रेखा में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर 1 है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 150। तो कौन सी रेखा हो जाएगी? तो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर रेखा जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? आपको इनमें से पहचानना है और बताना है कि राजस्थान में जो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो किस जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2 है गोटन, ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 4 है फुलेरा। तो राजस्थान में जो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा गोटन में। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वो गोटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, होहोबा क्या है? क्या बताना आपको कि जो होहोबा है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है पौधा, ऑप्शन नंबर बी है रोग, ऑप्शन नंबर सी है फल, ऑप्शन नंबर डी है सब्जी। तो होहोबा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक प्रकार का पौधा। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। होहोबा क्या है? तो ये एक प्रकार का पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सिंगरौली परियोजना किससे संबंधित है? क्या बताना आपको कि सिंगरौली परियोजना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है तापीय विद्युत, ऑप्शन नंबर बी है जल विद्युत, ऑप्शन नंबर सी है आणविक विद्युत, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो सिंगरौली परियोजना किससे संबंधित हो जाएगी? तो जाएगी तापीय विद्युत से। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगरौली परियोजना पूछे तो किससे संबंधित है? तो तापीय विद्युत से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? क्या बताना आपको कमेंट करके कि राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना वो किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1192 में, ऑप्शन नंबर बी है 1986 से 87 में, ऑप्शन नंबर सी है 1980 से 81 में, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980 से 81 में। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना है वो किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो की गई थी 1980 से 1981 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है, चलो मैं बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 41। यानी पहले 50 थे और अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे? तो 41 जिले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा कारण हुड्डा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी था? इस क्वेश्चन को तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर ही लेना कि कौन सा कारण था जिसको हुड्डा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी रहा। ऑप्शन नंबर ए है मराठा आक्रमण, ऑप्शन नंबर 2 है पिंडारी आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक सुधार, ऑप्शन नंबर डी है मुस्लिम आक्रमण। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मराठा आक्रमण। यानी कि जो मराठा है वो राजस्थान पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, इस कारण राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा आक्रमण। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली कौन सी थी? इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी भारतीय, ऑप्शन नंबर बी है गंधार, ऑप्शन नंबर सी है अजंता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी अजंता। यानी कि 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में जो प्रचलित चित्रकला शैली थी वो हो जाएगी अजंता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? क्या बताना आपको कि जो सौर ऊर्जा है उससे प्रतिदिन कितने टन कोयला बनाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 50,000 टन, ऑप्शन नंबर बी है 55,000 टन, ऑप्शन नंबर सी है 5,500 टन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर करेक्ट है। यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसके उपयोग से प्रतिदिन 5,500 टन कोयला जलाने के बराबर विद्युत उत्पादन की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सारे बच्चे आंसर देंगे जो लाइव जुड़े हैं कि राजस्थान में केंद्र की सहायता जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी है सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर सी है अविकानगर टोंक, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो कहां पर स्थापित किया जा चुका है? तो अविकानगर टोंक में स्थापित किया जा चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविकानगर टोंक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल है वो कहां पर स्थापित की गई थी? क्या बताना आपको कमेंट करके कि राजस्थान की जो प्रथम चीनी उत्पादन की मिल है वो कहां पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है केशोराय पाटन, ऑप्शन नंबर बी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल सागर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल वो कहां पर स्थापित की गई? तो वो की गई थी भोपाल सागर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल सागर में राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल है वो स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने,
राजस्थान में खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है? क्या बताना आपको, जो राजस्थान है उसमें खनिजों की प्राप्ति से कितने प्रतिशत आय हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 52%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर सी है 11%, ऑप्शन नंबर डी है 20%। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है? तो होती है 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका भी, कि राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्या बताना आपको, कि राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर हो जाएगा? तो हो जाएगा केवलादेव में। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवलादेव भरतपुर। इसका आंसर देना आपको सारे बच्चों को, कि कमांड क्षेत्र कार्यक्रम है उसका संबंध किससे है? क्या बताना आपको कमेंट करके, कि जो कमांड कार्यक्रम है उसका संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है खोज, ऑप्शन नंबर बी है रोजगार, ऑप्शन नंबर सी है रोग उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोजगार। यानी कि कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे हो जाएगा? तो वो रोजगार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? क्या बताना आपको, कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जावर, ऑप्शन नंबर बी है दरीबा, ऑप्शन नंबर सी है आंधी, ऑप्शन नंबर डी है चांदमारी। तो राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी जावर। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो जावर है वो राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि जो ढोला मारूरा दोहा है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कवि कलोल, ऑप्शन नंबर बी है मोहनतोष नैणसी, ऑप्शन नंबर सी है बांकीदास, ऑप्शन नंबर डी है सारंगधर। तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे कवि कलोल। यानी कि ढोला मारूरा दोहा है उसके रचयिता कौन थे? तो वो कवि कलोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें बताना आपको कि जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस कहाँ पर मिलती है? क्या बताना आपको कमेंट करके, कि जीवन युक्त जो औषधि है जीवन रक्षक की वो कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है घोटारू में, ऑप्शन नंबर बी है हजारी, ऑप्शन नंबर सी है मनिहारी टिब्बा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो कहाँ पर मिलता है? तो ये मनिहारी टिब्बा में मिलता है। तो दोस्तों जो जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस है वो मनिहारी टिब्बा में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षा में छप चुका है, कि बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? क्या बताना है, कि जो बालसमंद झील है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है राजसमंद। तो बालसमंद झील कहाँ पर हो जाएगी? तो हो जाएगी जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बालसमंद झील है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विमल बसाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या बताना आपको, कि जो विमल बसाई का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आबू, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है भीनमाल, ऑप्शन नंबर डी है आहोर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आबू में स्थित है। विमल बसाई का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लेना, कि इनमें से कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। सारे बच्चे आंसर देकर बताएंगे कि कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है। तो वो नहीं गिरती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यमुना। यानी कि यमुना है वो समुद्र में नहीं गिरती है, जबकि गंगा नर्मदा और गोदावरी सारी की सारी कहाँ पर गिरती है? तो समुद्र में गिरती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, डूंगरपुर में किस बिल का शासन था? क्या बताना आपको कमेंट करके, कि जो डूंगरपुर है उसमें किस बिल का शासन था? ऑप्शन नंबर ए है कोरिया, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरिया, ऑप्शन नंबर सी है कुसला, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुसला। बस उनको दोबारा देखो कि डूंगरपुर में इनमें से किस बिल का शासन था? तो हो जाएगा कुसला का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की प्रमुख फसलों में से है? तो आप बताना आपको, कि राजस्थान में जो इनमें से कौन सी है जो रबी की प्रमुख फसल हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है अफीम, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। तो सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, कि इनमें से कौन सी रबी की प्रमुख फसल हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको तीनों फसलें दिखाई दे रही होगी, ये तो हो जाएगी खरीफ की, जबकि जो अफीम है वो किसकी हो जाएगी? तो हो जाएगी रबी की। जबकि मक्का कपास और बाजरा ये सारी की सारी किसकी फसलें हो जाएगी? तो हो जाएगी खरीफ की। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अफीम।
तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं कल आज 6 बजे आपके सामने नीट की जो क्लास है वो डालूंगा, वैसे ही आपके साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके आधार पर आप अपने जो नीट के स्कोर है उसको बेहतरीन कर सकते हो। तो मिलते हैं कल 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।